Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Enterobacteriaceae. It is a broad group of microorganisms. They are commonly present in our large intestine and they are non-sporing, non-acid fast, gram bacilli, a complex family of organisms. Some are pathogenic, some are highly pathogenic, and some are non-pathogenic. As you can see कि यहाँ पर जो है इन्फेक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है कि इसकी वजह से कई इन तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जस्ट लाइक के यूटीआई हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल वुंड्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है या एंटेरिक फीवर भी हो सकता है, बैक्टीरियमिया या जो है न्यूनेटल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो एंटेरोबैक्टीरियसी एक वाइड ग्रुप है कि जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और कुछ जो है वो आपके बेनिफिशियल भी इनमें होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं और आपकी बॉडी को फेवर करते हैं, बेनिफिट देते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। एंटेरोबैक्टीरियसिस ये जो है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं, नॉन स्पोरिंग, नॉन एसिड फास्ट और फ्यू आर हाईली पैथोजेनिक। They ferment glucose with acid production and they reduce nitrates into nitrites and all are oxidase negative. They are facultative anaerobes. Facultative anaerobes means they can survive in oxygen as well as in a little amount of oxygen they can also survive. अच्छा, मोटाइल एक्सेप्ट शिगेला एंड क्लैप्सिएला नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं और कुछ जो है कैप्सुलेटेड होते हैं और नॉन फैस्टिडियस होते हैं, ग्रो ऑन बाइल कंटेनिंग मीडिया लाइक मैकोंकी एगार जो है स्पेशली इनके इंटेरोबैक्टीरियसी की फैमिली में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस इंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके ऑक्सीडेज टेस्ट किया जाता है। ऑल मेंबर्स ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी आर ऑक्सीडेज नेगेटिव, हाउएवर सुडोमोनास इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव। और ऑक्सीडेटिव और फर्मेंटेटिव टेस्ट किया जाता है। ऑक्सीडेटिव और फर्मेंटेटिव टेस्ट जो है उसमें मैंने लिखा हुआ है ओ पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव। दैट मीन्स के वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीडेटिव तरीके से ईल्ड करते हैं वीक एसिड्स को या फर्मेंटेटिवली ईल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। ज्यादातर ये सैक्रोलिटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अटैक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर और या तो वो फर्मेंटेटिवली इनके ऊपर अटैक करते हैं यानी विदा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करते हैं या ऑक्सीडेटिवली ईल्ड करते हैं वीक एसिड्स को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इट इज मच मोर इजियर देन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसको देखने के लिए ये जो टेस्ट है ये ओएफ टेस्ट किया जाता है। All members of Enterobacteriaceae are oxidative positive and fermentative positive. Pseudomonas is oxidative positive but fermentative negative. Nitrate reductase test all members of Enterobacteriaceae are nitrate reductase positive. That means that uh, uh, they can produce nitrate reductase enzyme to convert it into nitrite. Pseudomonas is nitrate reductase negative. इंटेरोबैक्टीरियेसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़्यादातर नॉर्मली जो लैब्स में काम होता है उनके अंदर
जनरली मैकॉन्ग की एगार सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मैकॉन्ग की एगार जो है उसमें हमें इनके दो ब्रॉड ग्रुप पता लग जाते हैं कि इनमें कुछ जो है लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, कुछ नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। तो लैक्टोज फर्मेंटर जो होते हैं उनको, उनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट या येलो, आप ये कह सकते हैं येलो कलर की कॉलोनीज या ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज या कलरलेस कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो पिंक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। तो मेकॉन्ग के अगार जो है एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली को फर्दर डिवाइड कर देता है लैक्टोज फर्मेंटर्स में और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में। क्लासिफिकेशन जो है इसकी, डोमेन इज बैक्टीरिया, किंगडम इज बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर एंटेरोबैक्टीरियलिस। जब भी ऑर्डर लिखा जाता है उसमें आखिर में LES जरूर यूज किया जाता है, इससे पता लगता है कि ये ऑर्डर है। फैमिली इंटेरोबैक्टीरियेसी, जीनस स्कैरेशिया, स्पीशीज, स्पीशी जो है वो स्कैरेशिया कोलाई है। एस्केरेशिया कोलाई ये जो है नेम्ड बाय एस्केरेशिया, ये एस्केरेशिया रखा गया था। क्यों रखा गया था है? क्योंकि जो है इसको 1885 में ह्यूमन कॉलोन के अंदर जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थियोडोर एस्केरिक ने डिस्कवर किया था। और ये जो इकोलाई है ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कोई अगर वाटर में हो तो इंडिकेट करता है कि ये पॉल्यूशन या कंटेमिनेशन वाटर में मौजूद है। दैट मीन्स के वाटर इज कंटेमिनेटेड विद सम फीकल pollution or fecal contamination. और E. coli and other enterobacteriaceae organisms are identified as they are coliforms, or and they are the markers of fecal contamination, especially E. coli. तो वाइड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ऑन बेसिस ऑफ बायोटाइपिंग एंड सीरोटाइपिंग एंड देयर इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इनको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। इकोलाइज, अब हम अगर इंटेरोबैक्टीरियेसी जो है उनको उसमें हम इकोलाई की बात करें तो इकोलाई जो है इट्स ग्राम नेगेटिव स्ट्रेट रॉड्स और 1 to 3 माइक्रोमीटर एंड 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इनका साइज होता है। दे आर अपीयर इन सिंगल और इन पेयर्स एंड दे आर मोर मोटाइल बाय पेरिट्रैकस फ्लैजिला। पेरिट्रैकस फ्लैजिला मीन्स के इनकी जो तमाम जितने भी साइड्स होती हैं, जो सेल का जो पूरा साइज होता है उसके हर साइड पर फ्लैजिलास जो है वो मौजूद होते हैं। वेरी फ्यू स्ट्रेन्स आर नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन एसिड फास्ट एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली। इकोलाई को फर्दर डिवाइड किया गया है उसके बेसिस पर कि वो पैथोजेनिक है या कमेंसल है। तो कमेंसल इकोलाई अलग होते हैं, जबकि पैथोजेनिक इकोलाई जो है they are further divided into intestinal pathogenic E. coli and extra-intestinal pathogenic E. coli. इसके बाद ये जो फर्दर डिवाइड होते हैं इंटेस्टाइनल पैथोजेनिक इकोलाई, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है और इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई ईपैक, इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई EHEC, इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई EIEC, इंटेरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई ETAC, इंटेरो एग्रेसिव इकोलाई एग्रीगेटिव इकोलाई EAEC and diffusely adherent E. coli DAEC.
सेकेंडली एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पैथोजेनिक इकोलाई जो है उनमें नंबर 1 पे है यूरोपैथोजेनिक इकोलाई यूपैक, सेप्सिस एसोसिएटेड इकोलाई सीपैक, मेनिंजाइटिस एसोसिएटेड इकोलाई एमनैक। तो ये जो है इसकी फर्दर डिविजन्स हो जाती है। ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनमें सबसे ज्यादा जो है जो इकोलाई के अंदर जो स्टडी होते हैं और जो पढ़ाए जाते हैं और जिनके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे वो इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई और इंटेरो हेमोरेजिक एंड इंटेरो एग्रेसिव इकोलाई, इनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जो इनके अंदर पैथोजेनिक इकोलाई हैं उनमें कुछ नॉन इन्वेसिव होते हैं और कुछ इन्वेसिव होते हैं। इन्वेसिव जो हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिजेनिक होते हैं, कुछ नॉन टॉक्सिजेनिक होते हैं। दैट मीन्स के कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नॉन टॉक्सिन प्रोड्यूसर होते हैं। तो इस बेस पर जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कि इन्वेसिव नॉन टॉक्सिजेनिक जो है वो ईपैक and EIEC, that means इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई। नॉन टॉक्सिजेनिक होता है इंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई, ईपैक नॉन टॉक्सिजेनिक है, जबकि टॉक्सिजेनिक जो है इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई है, जो है वो टॉक्सिजेनिक है। दैट मीन्स कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। एंड नॉन इन्वेसिव में जो टॉक्सिजेनिक होते हैं वो ईटैक, ये दो तरह के इंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेबाइल टॉक्सिन्स एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन्स। कुछ इनके बारे में कि इसकी इकोलाई की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एज इकोलाई और Arabic and facultative anaerobes. That means that they can survive in a little amount of oxygen, so that's why they are called facultative anaerobes. And Arabic, that means they can survive in oxygen too. They can grow between at 37 degrees centigrade, but their optimum temperature is 37 degrees centigrade on which they can grow happily, but they grow between 10 to 40 degrees centigrade, and this is a much variation from cold to extreme, little extreme weather. They can survive and they can grow in this temperature. So they can grow in simple medium and produce large grayish thick white moist smooth opaque colonies, and some may contain capsules like Klebsiella and E. coli। और मैकोंकी एगार मीडियम के ऊपर ये ब्राइट पिंक लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, यानी लैक्टोज जो है फर्मेंट करते हैं और इनकी मैकोंकी पर ब्राइट पिंक कलर की कॉलोनीज अपीयर होती हैं। दीज आर ई कोलाइज आर द कॉलीफॉर्म्स। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके glucose, lactose, mannitol, maltose, they ferment all of these four sugars with acid and gas. IMVIC test are positive, positive, negative, negative. That means के इंडोल पॉजिटिव होता है, MR पॉजिटिव होता है, वोकस प्रोस्कर नेगेटिव होता है और सिट्रेट नेगेटिव होता है। यूरिएस प्रोड्यूस नहीं करते। इकोलाई के एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सोमैटिक ओ एंटीजन,
कैप्सुलर के एंटीजन और फ्लैजेलर एच एंटीजन इसमें इट इज ये इनके अंदर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। विरुलेंस फैक्टर्स मौजूद होते हैं। सरफेस एंटीजेंस जो होते हैं वो ओ एंड के एंटीजेंस होते हैं। दैट मीन्स ओ मीन्स एंडो, ओ मीन्स सोमैटिक एंटीजेंस, और इनकी जो है एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है। जबकि के जो है दीज आर द कैप्सुलर एंटीजेंस और ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द फैगोसाइटोसिस। और जो फिम्ब्रीज होते हैं इनके ऊपर मौजूद होते हैं, दे प्रोमोट विरुलेंस। और ये जो फिम्ब्रीज होते हैं ये यूटीआई में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको विरुलेंट फैक्टर भी कहा जाता है। अब हम इनकी बात करेंगे कि जो जनरली इकोलाइज जो हैं वो टॉक्सिन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं, कितने तरह के प्रोड्यूस करते हैं। हम जनरल जो मेन इम्पॉर्टेंट जो टॉक्सिन्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे कि इकोलाई के अंदर कौन कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। हीट लेबाइल टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और हीट स्टेबल टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। Virotoxin, like Shigella toxin, as it's Shigella like toxin या Shigella toxin. Shigella toxin basically जो शिगिला है वो प्रोड्यूस करता है। जो ट्रू शिगिला टॉक्सिन होता है वो शिगिला प्रोड्यूस करता है, बट शिगिला लाइक टॉक्सिन बहुत से दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टॉक्सिन है इसमें आप ये कह सकते हैं कि STX1 एंड STX2 जो है दो इसमें मेजर ग्रुप्स होते हैं शीगर टॉक्सिन्स में। और वो जो है ये बेसिकली इसमें ग्रुपिंग की हुई होती है। और जो शीगर टॉक्सिजेनिक ग्रुप होता है इकोलाई का, उसके अंदर जो सीरोटाइप्स होती हैं उसमें EHEC और 0157 O157 O7 और इस तरह के जो दूसरे सीरोटाइप्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। जो ये शिगा लाइक टॉक्सिन होता है इसके जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसमें सब यूनिट्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होते हैं। जो कोई एक सब यूनिट ए होता है, दूसरा सब यूनिट बी होता है। और बी सब यूनिट जो होता है वो पेंटामर होता है जो कि बाइंड करता है टू स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द होस्ट सेल। यानी कि होस्ट सेल के एक स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड है उसके साथ जो इसका जो सब यूनिट बी है शिगा लाइक टॉक्सिन का, तो वो जो है वहां पे बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद वो उसका जो सब यूनिट ए है उसको अंदर दाखिल करवा देता है। और जो अंदर जो दाखिल होता है सब यूनिट ए, तो वो क्या करता है वो राइबोसोम्स के साथ बाइंड कर जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस को डिसरप्ट करता है। तो ये जो है ये बेसिकली शिगा लाइक टॉक्सिन जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसी तरीके शिगा टॉक्सिन की तरह के ही टॉक्सिन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको शिगा लाइक टॉक्सिन्स कहा जाता है। अच्छा, इससे हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जो टॉक्सिन्स इंटेरोटॉक्सिन्स हैं इकोलाई के। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हीट लेबाइल टॉक्सिन्स को। बेसिकली जो टॉक्सिन्स होते हैं इकोलाई के वो क्या करते हैं, वो आपके जो वाटर और जो आयंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर उनको उनकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हैं टिश्यूज के अंदर। जो बॉवल की हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है उसके अंदर डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है आपके वाटरी डायरिया या आपको डायरिया बहुत ज्यादा लूज मोशन या डायरिया जो है वो आपको हो जाता है। अच्छा,
टू टाइप्स के इंटेरोटॉक्सिन मैंने आपको बताए थे, हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन्स। अच्छा, हीट लेबाइल टॉक्सिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इन्हें LT1 LT2 भी कहा जाता है, या LTA एंड LTB भी कहा जाता है। हीट स्टेबल टॉक्सिन्स जो हैं उनमें STA एंड STB दो तरह के टॉक्सिन होते हैं। अच्छा, लेबाइल टॉक्सिन क्या होते हैं? लेबाइल टॉक्सिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स के ऊपर गैंग्लियोसाइट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर गैंग्लियोसाइट्स मौजूद होते हैं स्पेसिफिक, उनके साथ जाके ये बाइंड कर जाते हैं। और बाइंड करने की वजह से क्या होता है कि जो CAMP जो होता है उसके उसकी जो अ, उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो आयंस हैं उनकी उनका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेबाइल टॉक्सिन जो होते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट A और B होते हैं, और मैंने आपको अभी बताया कि गैंग्लियोसाइड की रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो LTB जो होता है वो क्या करता है, वो गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर जो होते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के साथ, ये जो इसके B सब यूनिट होते हैं ये क्या होते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, ये 5 पेंटामर होते हैं और ये जो है ये बाइंड हो जाते हैं। ए सब यूनिट जो है ये बड़ा सब यूनिट है, ये एक होता है, और जो बी सब यूनिट होते हैं ये 5B सब यूनिट होते हैं। फिर जो है लेबाइल टॉक्सिन जो है वो क्या करता है कि ये एक्टिवेट करता है CAMP की जो फॉर्मेशन होती है उसको इंक्रीज करता है। अभी मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस हो जाता है गट के अंदर और डायरिया कॉज होता है। इसी तरीके से जो इकोलाई का स्टेबल टॉक्सिन होता है, स्टेबल टॉक्सिन जो है उसमें A और B पार्ट होते हैं। तो जो STA होता है वो क्या करता है कि वो CGMP यानी साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसकी एक्टिवेशन कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी एक्युमुलेशन इन इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वो उसमें जो है डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। और ये जो है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है कि जैसे इकोलाई जो है, इकोलाई जो है ये यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर आया, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो है आके ये जो है अपने कॉलोनाइजेशन फैक्टर के थ्रू ये एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड हो गया। अब जब ये एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड हो गया तो वहां पर सिर्फ कॉलोनाइजेशन फैक्टर ये CF फैक्टर के साथ ही बाइंड नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ जो इसके इंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं वो भी यहाँ पर अटैचमेंट क्रिएट करते हैं। वहाँ ये यहाँ पे ऐसा जोन क्रिएट करते हैं कि वहां पर जो है ये फिर अंदर इसके चला जाता है। जब ये चला जाता है, ये जब अंदर जाता है तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पे जो एडेनाइलेट साइक्लेज होते हैं वहां पर जाकर ये अटैच हो जाता है। यहाँ पर आकर जो है दूसरी
दूसरी चीज अटैच होनी थी, लेकिन क्या होता है कि ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। यहाँ पर अटैच होने के बाद क्या होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और बहुत ज्यादा जो है सीएमपी जो है, और सीएमपी फैक्टर जो है उसको क्या उसको इंक्रीज कर देता है। बेसिकली जो सीएमपी फैक्टर होता है, इसकी इसको इंक्रीज करने की ये सीएमपी जो फैक्टर होता है, इट इन्वॉल्व्स इन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, शुगर एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो जब ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो साथ ही साथ जो आपके आयंस होते हैं, आयंस में भी इम्बैलेंस हो जाता है। मैग्नीशियम चैनल भी डिस्टर्ब होता है, वो इंक्रीज होता है। और सीएमपी जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि सोडियम और जो क्लोराइड आपकी जो एक्टिविटी होती है वो अल्टर हो जाती है। अभी अल्टर होने की वजह से क्या होता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ज्यादा आपकी जो बॉडीज के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और इसको आप वाटरी डायरिया भी कहते हैं। इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई जो है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बैक्टीरियल डायल इलनेस। तो इन्फेक्शन जो अगर ईटेक का हो तो इसको हम ट्रैवलर डायरिया भी कहते हैं। और ये इट इज अ मेजर कॉज ऑफ डायल डिजीजेस इन लोअर इनकम कंट्रीज, यानी कि वो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर जो है आपके बहुत ज्यादा लो इनकम हो, या जहाँ पर पुअर हाइजीन और सैनिटेशन हो, तो वहाँ पर जो है ये ट्रैवलर्स डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली अमंग चिल्ड्रंस। और ये जो है फूड और वाटर वाटर के कंटेमिनेशन की वजह से विद एनिमल एंड ह्यूमन फीसेस ये जो है होता है। अच्छा, इसको जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग safely prepared foods and beverages, and wash properly, wash hands properly with soap, and use hygienic products, and use and practice hygiene. So after that you can after that you can and control the ETEC infection. Infection with the ETEC can cause profuse watery diarrhea and abdominal cramping. अच्छा, इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है, फीवर है, नोजिया है, और कभी वॉमिटिंग भी होती है, विदाउट वॉमिटिंग भी हो जाता है, चिल्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, हेडेक है, मसल एक्स है, ब्लोटिंग है। तो ये जो है ये भी साथ साथ होते हैं। अच्छा, इलनेस जो है वो 1 to 3 days में हो जाती है, और डेवलप हो जाती है। और 4 to 5 days या 3 to 5 days जो है ये लेता है कि आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा आपको प्रोफ्यूज डायरिया हो जाए, या आपका बहुत ज्यादा जो है काफी लंबे अरसे तक चले, तो मे बी पॉसिबल कि बैक्टीरिया आपको हो जाए। तो उसमें आपको पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन भी ये जो है वो रिक्वायर्ड हो जाती है। लेकिन ज्यादातर ई टेक के जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें पेशेंट्स जो होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, अगर उनको वो, जो है उनको ट्रीट सही किया जाए वक्त पर, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन से भी बच जाते हैं, और एंटीबायोटिक्स से भी बच जाते हैं। और ये फिर लिमिटेड हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है। अगर आप प्रॉपर सेफ
जो खाना है, जो वाटर है, बॉइल्ड वाटर यूज करें, और जो खाना है वो प्रॉपर सॉफ्ट खाना दें, और जो प्रोबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा कर दें, तो उसमें जस्ट लाइक कि योगर्ट वगैरह है, तो उसमें जो है ये ईटेक का जो इन्फेक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है। अच्छा। एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई के जो जिससे ट्रैवलर डायरिया भी जिससे कहा जाता है कि जिससे ट्रैवलर्स डायरिया कॉज होता है, ये अगर वाटर कंटेमिनेटेड हो या फूड कंटेमिनेटेड हो विद ह्यूमन एंड एनिमल फीसेस, तो इससे जो है ये ईटीईसी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसकी जो इन्फेक्शन था या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, ये किस तरीके से बॉडी के अंदर वर्क करता है, तो ये तो हमने अभी देख लिया। इसके बाद जो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम एलाइजा कर सकते हैं, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, और जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक रैबिट के अंदर इलियन लूप टेस्ट, ये भी हम कर सकते हैं, और टिश्यू कल्चर टेस्ट है वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर जो है ये इन्फेक्शन जल्दी ही रिकवर हो जाता है, और ये बाकी जो टेस्ट जितने भी हैं वो सब टेस्ट जो है ज़्यादातर रिसर्च पर्पसेस में यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट्स जो ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर दिए जाते हैं, दीज आर द डॉक्सीसाइक्लिन्स, ट्राइमेथोप्रेम, नॉरफ्लॉक्सासिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। और फूड के हवाले से अवॉइड कंटेमिनेटेड फूड, सेफ प्रोटेक्टेड वाटर, प्योर वाटर, और बॉइल्ड मिल्क और बॉइल्ड वाटर यूज किया जा सकता है। हॉट फूड्स या जो गर्म ड्रिंक्स होती है, हॉट ड्रिंक्स होती है, वो आप यूज कर सकते हैं। बाद आते हैं इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई। इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई स्ट्रेन्स जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में बहुत रेयर हैं, लेकिन इनकी जो सीरो टाइप्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं इनकी ओ एंटीजेंस के ऊपर, जस्ट लाइक के O124 एंड 143164। अच्छा, इनकी जो फिनोटिपिक और पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू शिगेला। और बैक्टीरिया जो है ये इसकी एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है कि कॉलोनिक एपिथेलियम्स जो हैं इनको डिस्ट्रॉय करता है, और इन्वेडिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, और जो है वाटरी डायरिया ये कॉज करता है। होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है इन्वेड हो जाता है, इन्वेड इन म्यूकोसा, देन आफ्टर दैट ये इंट्रासेलुलर जो पैथोजेंस होते हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाता है। और इंट्रासेलुलर पैथोजेंस जो हैं, पैथोजन होता है ये, और पेनिट्रेट कर जाता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। और इससे क्या होता है कि इससे ये जो सब म्यूकोसल सेल्स होते हैं, सब म्यूकोसा होता है, तो वहां पर जो है इसको एक्सेस मिल जाता है। और जब वहां पर एक्सेस मिल जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि ये वहां पर जो सब म्यूकोसल मैक्रोफेजेस होते हैं उनसे क्योंकि इसकी इन्वेडिंग प्रॉपर्टी भी है, तो ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस जो है उनसे एस्केप कर जाता है, और जो मैक्रोफेजेस हैं उनके अंदर भी ये चला जाता है, और वहां पर जो है ये मैक्रोफेजेस सेल डेथ की इंडक्शन हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि मैक्रोफेजेस की सेल डेथ हो जाती है, और मैक्रोफेजेस की डेथ हो जाती है। और वहां पर जो है ये जो है ये विद इन द साइटोप्लाज्म एक एपिथेलियल सेल से दूसरा एपिथेलियल सेल में ये जो है मूवमेंट करता है। इस तरीके से इसकी मूवमेंट है, कुछ इसकी मूवमेंट जो है वो लिस्टीरिया की तरह भी होती है। तो ये मूवमेंट जो है अगर मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी मूवमेंट जो है
वो इस तरह से होती है कि ये जो है ये सेल के अंदर आता है, एपिथेलियल सेल के अंदर, और एक जो है वैक्यूल सा फॉर्म हो जाता है। ये वैक्यूल से क्या होता है कि इसके अंदर ये सेल मौजूद होता है। फिर ये क्या करता है कि इसको जो है इस वैक्यूल को ये फैगोसोम, ये जो वैक्यूल होता है इसको ये इसकी लिसिस हो जाती है। लिसिस होने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या करता है कि इसमें जो मूवमेंट होती है इसकी, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो होती है वो बेसिकली इसकी एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी की वजह से एक्टिन बेस्ड मूवमेंट होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एडजेसेंट सेल होता है उसमें माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट करने के साथ साथ जो है ये क्या करता है कि ये दूसरे सेल्स में जाकर भी वहां पर भी मल्टीप्लिकेशन इसकी हो जाती है। नाउ यू कैन सी हियर कि जो इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई होते हैं वो एम सेल्स के थ्रू ये जो है अंदर एंटर हो जाते हैं। एम सेल्स के थ्रू जब ये एंटर होते हैं तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस जो है इनके अंदर जो है ये चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर ये है उसमें वहाँ पर जाकर ये इनको मैक्रोफेजेस जो होते हैं इनको जो है इनसे इन्वेट हो जा इनसे जो है फैगोसाइटोस्ट हो जाते हैं। और फैगोसाइटोस्ट होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये मैक्रोफेजेस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, और मैक्रोफेजेस जो है उनसे ये इन्वेट होकर ये वहां से निकल कर फिर ये दूसरे जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स उनके अंदर जो है ये चले जाते हैं, और वहां पर जो है फिर ये फैगोसोम्स फॉर्म करते हैं। अंदर जाने के बाद जैसे ही इन्वेजन हो जाती है तो वहां पर जो फैगोसोम फॉर्म होता है, तो इस फैगोसोम जो है इसको ये फिर इसकी लिसिस हो जाती है, और ये सेल जो है उस जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके अंदर या म्यूकोसा सेल्स जो होते हैं वहां पर ये पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुँच कर वहाँ पर वन सेल टू अनदर सेल ये एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी के थ्रू ये वहाँ पर मूवमेंट करते हैं और वहाँ पर अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, ये जो एम सेल्स होते हैं ये माइक्रोफोल्ड सेल्स कहलाते हैं, और दे हैव एबिलिटी टू गिव एक्सेस टू द सबम्यूकोसा एरिया। और जो EIEC होते हैं दे escape submucosal macrophages by induction of macrophages cell death and इसके और इसी की वजह से जब मैक्रोफेजेस की सेल डेथ हो जाती है तो ये अंदर जो दूसरे सब दूसरे सब एरियाज होते हैं वहां पर ये पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा EIEC का यहाँ पर एंड हो गया है। और EIEC जो है इसके अलावा हमारे पास जो है इंटेरोपैथोजेनिक और इंटेरोहेमोरेजिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो हमारे पास इंटेरो इन्वेसिव है ये बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू या या मैकेनिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक फ्लाइज वगैरह है उनके थ्रू जो है ये इंटेरो इन्वेसिव इकोलाइज जो है वो ह्यूमंस तक जो है वो पहुंचते हैं। तो ये जो इनकी जो EIEC होते हैं they have the ability to induce entry into epithelial cells and disseminate from cell to cell, that means कि एक सेल से दूसरे सेल में ये मूव कर सकते हैं। तो यहाँ और ये जो है इनकी जो
ट्रांसमिशन है ये फीकल ओरल रूट भी होती है, और जो इलनेस है वो जो है वो किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो है उसमें वाटरी डायरिया, या जो है आप कह सकते हैं कि जो डायरियल कंडीशन है वो इसमें डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो ईपीईसी है और ईएचईसी है तो वो हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। नाउ अब हम अपना जो टॉपिक है वो अब क्लोज कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप उसको कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।